अध्याय 33। अंधेरे कमरे में टीवी की रोशनी तेज चमक रही थी और न्यूज रिपोर्टर की आवाज गूंज रही थी। 4 सरकारी अधिकारियों की हत्या की जांच अभी जारी है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक कर चुकी है, जिससे ये साफ हुआ है कि मरने से पहले उन आदमियों को बेहद दर्दनाक यातनाएं दी गई थी। स्क्रीन पर एक लड़की की तस्वीर दिखाई गई। साधारण भूरे बाल और भूरी आंखों वाली एक खूबसूरत लड़की, लेकिन उसकी आंखों का भाव बड़ा अजीब और भयानक था। एक नज़र में ही कोई भी बता सकता था कि वह दिमागी रूप से पूरी तरह से असंतुलित थी। यह वही टूटी हुई गुड़िया जैसी लड़की थी जिसे एडिलेड ने मेले में खाना खाते देखा था, और वो उस रात एनीज प्लेहाउस में मौजूद थी। दीवारों के पीछे छिपकर आने जाने वाले हर मेहमान पर नजर रख रही थी। एक पल के लिए उसने एडिलेड की तरफ भी देखा था और शायद उसी वक्त तय कर रही थी कि उसे मारना है या नहीं। ये सोचकर एडिलेड कांप उठी कि उस रात वह मौत के कितने करीब थी। उसने झटके से रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। हाथ कांप रहे थे जब उसने रिमोट वापस सोफे पर फेंका। उस कमीने जेड ने एडिलेड के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके तुरंत बाद उस सिरफिरी लड़की के साथ जाकर इतने सारे लोगों का कत्ल कर दिया। मारे गए लोगों में मार्क सीनबर्ग भी शामिल था, जिसके साथ 3 और सरकारी अधिकारी थे जिनसे एडिलेड एनीज प्लेहाउस की लाइन में खड़े होकर मिली थी। जेड ने कहा था कि उसे उस साइको लड़की के साथ कोई काम निपटाना है, लेकिन वह लोगों का खून करने जा रहा है। एडिलेड ने सपने में भी नहीं सोचा था। बेवकूफ, एडिलेड ने खुद को कोसा। वो तो यही सब करता है, लोगों को जान से मारना। डर और घबराहट एडिलेड पर हावी हो रहे थे। वो जानती थी कि वह कातिल है। आग के कटे हुए हाथ उसके दरवाजे पर मिलना इस बात का सबूत था। उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया गया था। एडिलेड जानती थी कि वह हत्यारा है। उसने खुद कबूल किया था, लेकिन राष्ट्रीय टीवी पर उसके इस भयानक जुर्म का प्रसारण देखना आंखें खोल देने वाला था। उसने 4 बड़े सरकारी नेताओं की हत्या कर दी थी। यह कोई मामूली लड़का नहीं था जो किसी माफिया बॉस का सूट पहनकर और हाथ में बंदूक लेकर गुंडा बनने का नाटक कर रहा हो। आग तो इस खेल में बहुत छोटा खिलाड़ी था, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला था। क्या मार्क इस मौत के लायक था? बिल्कुल। लेकिन एडिलेड उसके घर गई थी। वो उसकी नज़र में आ चुकी थी, और अब जब वो मारा जा चुका था तो क्या वे लोग एडिलेड के पीछे भी आएंगे? लानत है, तुम सच में बेवकूफ हो, एडिलेड। उसने अपनी कोहनियां घुटनों पर टिकाईं और सिर हाथों में थाम लिया। उसके विचार बेकाबू होकर भटक रहे थे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह उसकी जिंदगी का सबसे जबरदस्त शारीरिक अनुभव था, और शायद आगे भी रहेगा। लेकिन वो आदमी उतना ही सिरफिरा है जितनी स्क्रीन पर दिखने वाली वह लड़की। वो पहले भी खून कर चुका है, आगे भी करेगा, और क्या पता अगली बार वो देश के राष्ट्रपति को निशाना बना ले, या किसी ऐसे इंसान को जिसके संबंध बहुत खतरनाक लोगों से हों। एडिलेड खुद को इस सब के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। उसने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा, जहां न्यूज रिपोर्टर शैतान्स अफेयर के बाहर चमकती सायरन की लाइटों के सामने खड़ा था। एडिलेड को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। ये खौफ कि खतरनाक लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि जेड लगातार बड़े बड़े लोगों का कत्ल कर रहा था। वो एक खूंखार सीरियल किलर था। उसे जेड के साथ ये सब हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेड उसे कैसा महसूस कराता है। वो बार बार उसकी जान खतरे में डालेगा, और कोई इंसान इस खौफ के साथ कैसे जी सकता है? वो अपनी दादी की पुरानी कुर्सी पर बैठी झूल रही थी कि तभी खिड़की के बाहर एक हलचल से उसकी नजर रुकी। उसका दिल जोर से धड़का जब उसने देखा कि उसकी परछाई, यानी जेड, खिड़की के पार कुछ दूरी पर खड़ा था और उसकी सिगरेट का लाल अंगारा अंधेरे में चमक रहा था। लानत है, वह यहां आ गया था। जब एडिलेड उससे पीछा छुड़ाने को कहेगी तो वह प्यार से सुनने वाला नहीं था। उसने पहले कभी बात नहीं मानी थी, अब भी नहीं मानेगा। एडिलेड को सोचना होगा कि उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर कैसे निकाला जाए। शायद उसे उस बॉडीगार्ड के बारे में पता करना चाहिए जिसके बारे में दाया ने बताया था। लेकिन फिलहाल वो सिर्फ पुलिस को फोन कर सकती थी। अगर वो झूठ बोल दे कि उसकी जान को सख्त खतरा है तो पुलिस जल्दी आ जाएगी, और तब तक वो जेड को यहां से जाने के लिए मनाने की कोशिश करेगी। डर और घबराहट के बीच एडिलेड झटके से उठी, खिड़की से दूर हटी और अपना फोन ढूंढने लगी। पागलों की तरह चारों तरफ देखते हुए उसने लिविंग रूम का कोना कोना छान मारा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, सांसें उखड़ी उखड़ी और तेज चल रही थी। कई मिनटों की मशक्कत के बाद आखिरकार सोफे के कुशन के नीचे फोन मिल गया। जैसे ही वह सीधी हुई और खिड़की से बाहर देखा, वह सन रह गई। वह वहां नहीं था। हे भगवान, वह कहां गया? कांपते हाथों से उसने नंबर डायल किया, 9-1। इससे पहले कि वह पूरा नंबर मिला पाती, उसने जेड की मौजूदगी अपनी पीठ के पीछे महसूस की और अगले ही पल उसने फोन उसके हाथ से छीन लिया। एडिलेड की सांसें थम गईं जब उसने नंबर मिटाए और फोन गायब कर दिया। जेड उसके पास झुका और उसकी गर्म सांसें एडिलेड के कान को छूने लगी। उसने चुटकी लेते हुए कहा, क्या तुम पुलिस को फोन करने वाली थी?
उसने ठंडी सांस भरी और मुझे लगा था कि हम इन सब बातों से आगे निकल चुके हैं। एडिलेड की आवाज लड़खड़ाई। मैं अब ये सब और नहीं चाहती, जैड। माँ, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं चाहती। उसकी शांत सांसों की आवाज के बीच पृष्ठभूमि में टीवी रिपोर्टर की आवाज गूंज रही थी। आखिरकार जैड ने कहा, तुम इतनी बड़ी झूठी कब से बन गई? आंखें बंद करके एडिलेड ने खुद को संभाला और फिर उसने अपना पैर उठाकर पूरे जोर से जैड के पैर पर दे मारा। जैड के मुंह से एक करा निकली, लेकिन इससे पहले कि एडिलेड भाग पाती, उसकी बाहों ने एडिलेड की कमर को जकड़ लिया और अपने साथ चिपका लिया। ये तो बहुत बुरी बात है, नन्ही चूहिया। और तुम्हें पता है ना कि जब तुम शैतानी करती हो तो क्या होता है? एक पल रुककर वो उसके कान में गुर्राया, तुम्हें कच्चा चबा लिया जाता है। एडिलेड के शरीर के भीतर जैसे आग सी लपक उठी। उसके शब्दों ने एक अजीब सी तड़प जगा दी जो उसके गले से होती हुई पेट और फिर उसकी टांगों के बीच के संवेदनशील हिस्से तक फैल गई। लेकिन एडिलेड इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो इस आदमी को अपने दिमाग और अपने जिस्म पर कब्जा नहीं करने देगी। मैं तुम्हारी कोई शिकार नहीं हूं, तो फिर तुम मुझे खुद को निगलने क्यों देती हो? जैड ने फुसफुसाते हुए अपना हाथ उसके गले के चारों तरफ लपेटा और कसकर दबाया। उसकी दाढ़ी की चुभन एडिलेड के गाल पर महसूस हुई और फिर उसके होंठ एडिलेड की गर्दन पर उतर आए। एक तीखे काटने से एडिलेड के मुंह से सिसकी निकल गई। उसकी पकड़ और कसी तो एडिलेड की सांसें रुकने लगी। एडिलेड कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकले जब जैड के सीने से एक गहरी गुर्राहट निकली जो एडिलेड के पूरे वजूद में गूंज गई। तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारा भागना कितना पसंद है, वह भारी आवाज में बोला। उसका दूसरा हाथ एडिलेड के पेट पर से गुजरता हुआ उसकी तेज चलती छाती तक पहुंचा। उसने एडिलेड के एक वक्ष को अपनी हथेली में भरकर दबाया। एडिलेड का खून खोलने लगा, चेहरे पर गर्मी चढ़ गई और गले से एक और करार निकल गई। उसकी चूचियां एकदम सख्त होकर ब्रा के कपड़े से दर्दनाक हद तक रगड़ खा रही थी। अगर जैड उसे पूरी तरह नंगा कर देता तो वह साफ देख पाता कि एडिलेड इस सब का उतना ही मजा ले रही थी जितना उसे नहीं लेना चाहिए था। पता नहीं क्यों जैड के साथ हमेशा ऐसा ही होता था। छोड़ो मुझे। एडिलेड का दम घुटने लगा और उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन जैड की पकड़ ढीली नहीं हुई। उसने गर्दन को तब तक कसे रखा जब तक एडिलेड की आंखों के आगे अंधेरा नहीं छाने लगा। तुम्हें यह नहीं चाहिए, जानू। तुम नहीं चाहती कि मेरा खड़ा लन तुम्हारी चूत के अंदर तक भरा रहे और हर बार जब मैं तुम्हें झड़ाऊं तो तुम्हें एक नया एहसास मिले। तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड है, एडिलेड किसी तरह बोल पाए। जैड समंदर की तरह गहरा और भयानक हंसा। मंजिल तक पहुंचने के लिए यकीन होना जरूरी है। उसने एडिलेड की टांगों के बीच अपना हाथ जमाया। और इस चूत की तो पूजा होनी चाहिए। जैड की गर्म सांसें एडिलेड के सीने पर पड़ी तो उसकी आंखें मुंद गईं। रोंगटे खड़े हो गए और रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जैड ने शर्ट और ब्रा के कपड़े के ऊपर से ही उसकी चूची को उंगलियों में भींचा और जोर से खींचा, जिससे एडिलेड के मुंह से दर्दभरी चीख निकल गई। फिर भी एडिलेड का शरीर उसकी मर्जी के बिना जवाब दे रहा था। वो अपनी गांड पीछे की तरफ उसकी ओर रगड़ने लगी, उसकी सख्त अकड़ी हुई लंबाई को अपनी पीठ पर महसूस करने लगी। गर्दन पर जमा हाथ और कस गया, जो अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। दबाव कम करने के लिए एडिलेड पंजों के बल खड़ी हो गई, लेकिन जैड ने पकड़ ढीली नहीं की। क्या तुम्हें इससे डर लगता है? उसने फुसफुसाकर कहा। उसकी सांसें एडिलेड के कान में गुदगुदी कर रही थीं। या ये सोचकर तुम्हारी चूत गीली हो जाती है कि तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है और मैं तुम्हें सांस लेने दे रहा हूं? दिमाग में खून का दौरा तेज हो गया और रगों में खौफ दौड़ने लगा। जब एडिलेड को लगा कि वह अब नहीं रुकेगा, तब उसकी पकड़ ढीली हुई और एडिलेड ने लालचियों की तरह हवा अंदर खींची। लेकिन जैड ने उसे ज्यादा देर सांस नहीं लेने दी। उसने एडिलेड के शरीर को घुमाया और उसे टीवी के पास वाली दीवार से टिका दिया। वो शातिर तरीके से मुस्कुरा रहा था क्योंकि एडिलेड लड़खड़ाती हुई ठीक वहीं पहुंच गई थी जहां वो उसे ले जाना चाहता था। जब वह एक कदम दूर थी, जैड ने उसे पकड़ा और दीवार से दे मारा, अपना पूरा शरीर एडिलेड से चिपका दिया। इससे पहले कि एडिलेड दूसरी सांस ले पाती, उसका हाथ एक बार फिर एडिलेड के गले पर था और उसके होंठ एडिलेड के होंठों पर। जैसा कि उसने कहा था, एडिलेड ने खुद को उसके हवाले कर दिया। उसकी आंखों में आंसू जलने लगे जब जैड उसके होंठों को बेरहमी से चूसने लगा, बिना इजाजत उसकी जीभ का रस पीने लगा। एडिलेड ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो उसे अपने साथ ये सब नहीं करने दे सकती थी। अपने मुंह को झटके से अलग करते हुए एडिलेड ने उसे पीछे धकेला, लेकिन जैड एक इंच भी नहीं हिला। रुक जाओ, एडिलेड चिल्लाई और उससे छूटने के लिए छटपटाने लगी। मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगी। तुमने अभी अभी खतरनाक लोगों का कत्ल किया है, जैड, जिसका मतलब है कि उनके दोस्त भी खतरनाक होंगे। ये सब फिर से मैक्स जैसा होता जा रहा है। तुम एक राक्षस हो। गले पर लिपटा हाथ और कस गया, और फिर जैड ने एडिलेड का सिर दीवार पर दे मारा, जिससे उसकी छटपटाहट थम गई। और तुम वो नन्ही मासूम परी हो जिसे मैं घसीटकर अपने साथ नरक में ले जाऊंगा, वह भारी और कामुक आवाज में बोला,
एडिलेड के कान में अपनी बददुआ फुसफुसाते हुए। मुझे तुमसे नफरत है, एडिलेड ने थूका और जितनी नफरत जुटा सकती थी उससे उसे घूरने लगी। वो कमीना सुनने को तैयार ही नहीं था। वो सिर्फ मुस्कुराया, उसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। और मैं तुम्हें कभी दोबारा अपनी चूत नहीं मारने दूंगी, जैड। एडिलेड को अपनी कांपती आवाज पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसे सुनने दो कि वह कितनी गंभीर थी। ये डर नहीं था जो उसकी आवाज बिगाड़ रहा था, यह उसकी आत्मा से निकलती नफरत थी। जैड उसके और करीब आ गया, उसके चेहरे पर एक खूंखार भाव आ गया। वह एक ही वक्त में बेहद खतरनाक और आकर्षक लग रहा था, जैसे हड्डियों के सिंहासन पर बैठा कोई खूबसूरत शैतान। क्या तुम इसके लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो? उसने पूछा। उसकी शांत आवाज एडिलेड की चीख पुकार से बिल्कुल अलग थी। उसने अपनी कमर को एडिलेड की कमर से रगड़ा, उसका सख्त और मोटा लंड एडिलेड के पेट में चुभ रहा था। जब एडिलेड ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह मुस्कुराया। मुझे लगता है मेरी नन्ही चूहिया झूठी है, वह आखिरी शब्द उसके कान में गुर्राया, जिससे एडिलेड के पूरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। उसके होंठ एडिलेड के गालों को सहलाते हुए धीरे धीरे उसके होंठों की तरफ बढ़े। उसके होंठ एडिलेड के होंठों से हल्के से छुए, जिससे जिस्म के हर हिस्से में बिजली की सहरन दौड़ गई। एडिलेड ने एक गहरी सांस ली। डर और घबराहट का नशा उसकी रगों में दौड़ रहा था, जो उसे लगभग बेहोश और बेसुध कर रहा था। हाँ, एडिलेड ने फुसफुसाकर उसके सवाल का जवाब दिया, और इससे पहले कि जैड कुछ समझ पाता, उसने अपनी टांग उठाई और घुटना सीधा उसकी दोनों टांगों के बीच दे मारा। जैड उस वार के मुख्य असर से तो बच गया, लेकिन एडिलेड को उसकी पकड़ से छूटकर भागने का मौका मिल गया। एक तेज और क्रूर हंसी गूंजी जब एडिलेड ने दरवाजे को लगभग उखाड़ते हुए बाहर रात की ठंडी हवा में छलांग लगा दी। बारिश की ठंडी, गीली बूंदें उसकी चमड़ी पर पड़ीं और वह तुरंत भीग गई, लेकिन उस मूसलाधार बारिश ने भी उसके कदम नहीं रोके। खौफ उसे आगे धकेल रहा था, उसकी टांगें तेजी से उठ रही थी जब वह जंगलों की तरफ भागी। बरामदे की फिसलन की वजह से उसके पैर फिसले, और तब उसे याद आया कि वह नंगे पैर थी। अब बहुत देर हो चुकी थी। वह आगे बढ़ती रही, पैरों में चुभते पत्थरों के दर्द को सहते हुए दांत भींचकर गाड़ी के रास्ते को पार कर गई। बचपन में एडिलेड हमेशा इन जंगलों में घूमना चाहती थी। ये जंगल बहुत गहरे थे और इनमें खो जाना बेहद आसान था। उसकी माँ और नानी ने बचपन में उसे कभी इन जंगलों में कदम नहीं रखने दिया था। किसी तरह वह पाबंदी उसकी जवानी तक बनी रही। बचपन में मिली चेतावनियों ने अवचेतन रूप से उसे कभी जंगल में जाने और भटकने से रोके रखा था। और अब एडिलेड काश यही मनाती कि उसने पहले कभी इन रास्तों को देख लिया होता। 1 मिनट भी नहीं बीतता कि एडेलिन पूरी तरह दिशा भूल जाती है। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी आ रही है, और वो भी पेड़ों के घने पत्तों की वजह से बहुत कमजोर है। एडेलिन अपने पैरों को और तेज चलाती रहती है। रुकने से बहुत डर लग रहा है। अपने पीछे पड़े उस शैतान से वो बेहद खौफजदा है। जब तक कि एडेलिन का पैर एक पेड़ की जड़ से टकरा नहीं जाता, उसका शरीर आगे की ओर झुकता है और फिर वो जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ती है। वो बेढंगे तरीके से अपने हाथों के बल गिरती है, और उसके वजन के नीचे हाथ दबने से दोनों कलाइयों में तेज दर्द उठने लगता है। जड़ से टकराने की वजह से उसके पैर के अंगूठे में टीस उठती है। इस कमबख्त जंगल में नंगे पैर भागने की वजह से उसके पैर लहूलुहान और जख्मी हो चुके हैं। एडेलिन की सांसें फूल रही हैं, और पीठ के बल पलटते ही वो घबराहट में गहरी सांसें लेने लगती है। मूसलाधार बारिश से बचने के लिए उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं, जो उसकी दृष्टि को धुंधला कर रही है और उसके नाक और मुंह में रिस रही है। अपना एक हाथ चेहरे को ढकने के लिए उठाते हुए एडेलिन अपनी आंखें खोलती है और चारों तरफ देखती है। एडेलिन को वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो पास नहीं है। उसकी छाती भींच रही है, और वो अपनी बेकाबू धड़कनों को शांत करने की कोशिश करती है ताकि यह सुनने के लिए पर्याप्त शांत हो सके कि क्या वो आ रहा है। हवा जमीन पर पड़े पत्तों को सरसराती है, धूल और कचरे को उड़ाती है और एडेलिन की त्वचा पर रोंगटे खड़े कर देती है। वो आवाज बहुत डरावनी है, धमकी भरी, जैसे किसी भी पल हवा पेड़ों को हटाएगी और एडेलिन को अपना वो साया वहां खड़ा दिखाई देगा, जो देख रहा है और इंतजार कर रहा है। उसकी भीगी हुई टी-शर्ट और लेगिंग्स उसे इस लगातार होती बारिश से बिल्कुल नहीं बचा पा रही हैं। कपड़े उसके शरीर से चिपक गए हैं, कपड़े के नीचे ठंड को कैद कर रहे हैं और उसे उसकी त्वचा के अंदर तक समाने दे रहे हैं। उसकी हड्डियां तक कांप रही हैं क्योंकि पूरा शरीर बुरी तरह थरथरा रहा है। बैठते हुए एडेलिन एक गहरी सांस अंदर खींचती है और उसे रोके रखती है, कदमों की आहट सुनने के लिए अपने कानों को सतर्क करती है। कुछ सेकंड बीतते हैं और तभी उसे किसी सूखी टहनी के टूटने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज ठीक उसके पीछे से आती है। एडेलिन तुरंत अपना सिर घुमाती है, उसकी आंखें पागलों की तरह जंगल में किसी को ढूंढने लगती हैं और उसकी सांसें एक बार फिर तेज हो जाती हैं। धीरे धीरे एडेलिन अपने जख्मी हाथों और पैरों में उठते दर्द को नजरअंदाज करते हुए अपने पैरों पर खड़ी होती है। उसे छिपने की जरूरत है। जैसे ही एडेलिन एक खामोश कदम बढ़ाती है,
उसे टहनी टूटने की एक और आवाज सुनाई देती है। उसकी नजर में एक पैर आते ही उसका दिल दहल जाता है। जैसे कोई दानव आग के कुंड से निकल रहा हो, एडेलिन उसे दो पेड़ों के बीच से बाहर आते हुए देखती है। एडेलिन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उस विशालकाय आदमी को साए से बाहर निकलते देख उसका मुंह सूख जाता है। उसने अपने चेहरे पर हुड ढका हुआ है और वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ ही एडेलिन मुड़ती है और भागती है। एडेलिन अपनी पूरी ताकत से भागती है, अपने पैरों और हाथों को जितनी तेज हो सके चलाती है। लेकिन आखिरकार इसका कोई फायदा नहीं होता। वो मुश्किल से 10 फीट ही आगे बढ़ पाती है कि एक हाथ उसकी बांह को जकड़ लेता है और उसे पीछे की ओर झटका देता है। एडेलिन का शरीर उसकी तरफ फेंका जाता है, उसकी सख्त छाती से टकराता है और उसके फेफड़ों से सांस निचोड़ लेता है। एडेलिन उससे छूटने के लिए बहुत संघर्ष करती है, दूर भागने के लिए जी तोड़ लड़ाई लड़ती है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर। वो आसानी से उसे काबू कर लेता है, अपनी एक बांह उसकी कमर के चारों ओर लपेट लेता है और उसे अपने गर्म शरीर से चिपका लेता है। उसके दिमाग में छाए डर और घबराहट के कोहरे को चीरते हुए उसकी गहरी आवाज गूंजने से ठीक एक पल पहले उसके कान के पास गर्म सांसों की फुसफुसाहट महसूस होती है। तुम मुझसे भाग नहीं सकती, नन्ही चूहिया। मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ लूंगा। जेड ने एडेलिन का चेहरा पकड़ लिया, अपने बड़े हाथ से उसके गालों को जोर से भींच दिया। नर्म मांस का उसके दांतों में गड़ना एडेलिन के गले से दर्द भरी कराह निकाल देता है। इसके जवाब में जेड की छाती से एक धीमी गुर्राहट निकलती है, इससे ठीक पहले कि वो पूछे, क्या तुम खाए जाने के लिए तैयार हो? एडेलिन का चेहरा पकड़े हुए हाथ का इस्तेमाल करके उसे अपनी तरफ घुमाते हुए जेड उसके शरीर को अपने शरीर से कसकर चिपका लेता है। लेकिन एडेलिन बिना लड़े हार नहीं मानेगी। वो अपनी बाहें पटकाती है और पैर चलाती है, उसकी कठोर पकड़ से छूटने के लिए अपने शरीर को मरोड़ती है। उसकी इस हिंसक छटपटाहट की वजह से एडेलिन का पैर फिसल जाता है और उसका शरीर पीछे की ओर डगमगा जाता है। दोनों गिर पड़ते हैं, लेकिन जमीन के थपेड़े से एडेलिन का शरीर बच जाता है क्योंकि जेड का हाथ उन दोनों को संभाल लेता है, उसे हवा में ही रोके रखता है जबकि उसकी बांह एडेलिन को अपने शरीर से कसकर जकड़े रहती है। जाहिर है ये सब भी एडेलिन को रोक नहीं पाता। मुझे छोड़ो, तुम सिरफिरे संकी। मैं तुम्हारी क्या करोगी? जेड एक गुस्से भरी गुर्राहट के साथ उसकी बात काटते हुए फुसकारता है। वो एडेलिन के शरीर को अपने और ठंडी जमीन के बीच दबोच लेता है और जमने वाली ठंड उसके शरीर में समाने लगती है। उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर जेड अपने एक हाथ से उन्हें एडेलिन के सिर के ऊपर दबा देता है, जबकि दूसरा हाथ उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में लपेट लेता है। मुझे बताओ एडेलिन, क्या तुम्हें लगता है कि बच्चों का शोषण करने वालों को मारना गलत है? जेड ने तीखे लहजे में पूछा, उसकी एक चमकदार आंख अंधेरे में तेज चमक रही थी। मुझे लगता है लोगों को मारना गलत है, एडेलिन जेड के चेहरे पर चिल्लाई, भारी सांसें लेते हुए और अपने शरीर को एक पल का आराम देते हुए। एडेलिन डरी हुई है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह थक चुका है। क्यों? जेड ने पलटकर सवाल किया। क्योंकि समाज ने तुमसे कहा कि यह गलत है? क्योंकि इंसानों ने अपने हिसाब से नैतिकता बनाई ताकि वे लोगों को कानून और व्यवस्था के नाम पर काबू और इस्तेमाल कर सके? क्या तुम्हें लगता है कि बाकी जानवर भी इन्हीं नियमों और नैतिकता को मानते हैं? हम सब साले जानवर ही हैं, जानू। बस फर्क इतना है कि मैं अपने अंदर के जानवर को दबाता नहीं हूं। हाँफती हुई और गुस्से में भरी एडेलिन जेड के ऊपर से हटने के लिए छटपटाती है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। यह वैसा ही है जैसे किसी चूहे पर हाथी बैठ गया हो। जेड अपने घुटनों का इस्तेमाल करके एडेलिन की टांगों को फैलाता है और उनके बीच जगह बनाते हुए उसकी कलाइयों को जमीन पर और कसकर दबा देता है। इस ठंडी बारिश में भी वो किसी सख्त चट्टान की तरह अकड़ा हुआ है। तुम मुझे मरवा दोगे? एडेलिन ने बहस की। क्योंकि तुम्हें बीमारी थी कि तुम उन्हें इतनी बुरी तरह तड़पाओ कि यह राष्ट्रीय खबर बन जाए। तुम जानना चाहती हो कि सच में घटिया और नीच क्या है, एडेलिन? वे आदमी जिनके मरने पर तुम इतनी परेशान हो रही हो, वे वही घटिया लोग हैं जो मासूम बच्चों को चोट पहुंचाते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, उन्हें तड़पाते हैं और इसमें मजा लेते हैं। वे इसी से जीते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया की कोई भी सजा उन मासूम बच्चों के दर्द का मुकाबला कर सकती है जिन्हें उन्होंने तड़पा तड़पाकर मार डाला? एडेलिन ने अपना मुंह बंद कर लिया, उसकी आंखों में आंसू जलने लगे। और सबसे बुरी बात यह है कि तुम्हें अपना कहने के बावजूद मेरे आने से पहले ही उस सोसाइटी ने तुम्हें अपना निशाना बना लिया था। इसका मतलब है कि तुम खतरे में हो, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। क्या तुम्हें पता है कि उसने सैतन्स अफेयर में तुम्हारा अपहरण करवाने की कोशिश की थी? जब तुम एनी के प्लेहाउस में भाग रही थी, तब वो तुम्हें किडनैप करने के लिए अपने गुंडों को भेज रहा था। और मैंने ये सुनिश्चित किया कि वो कमबख्त ऐसा न कर पाए, एडेलिन। अगर तुम्हें लगता था कि तुम्हारे पास मुझसे पीछा छुड़ाने का कोई भी मौका है, तो इसे अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हें मेरे लन से ज्यादा मेरी सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें दोनों देने का है। एडेलिन की आंखें फैल गईं और उसका दिल बैठ गया। सोसाइटी उसे निशाना बना रही थी?
हे भगवान, एडेलिन ने अपनी पिछली जिंदगी में ऐसा क्या किया था जो उसे ये सब झेलना पड़ रहा है? एडेलिन इतने बड़े खतरे में थी और उसे कभी एहसास तक नहीं हुआ। कभी अपने आसपास खतरे का साया तक महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जमीन पर दबोचने वाले इस आदमी ने उसे सुरक्षित रखा ताकि वो अपनी रात का आनंद ले सके। एडेलिन का निचला होंठ कांपने लगा जब जैड ने बोलना जारी रखा। वो एक दुष्ट आदमी था, एडेलिन, और उसकी सबसे घटिया हरकतों में से एक थी तुम्हें खतरे में डालना। और मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने उसके लिए तुम्हें ढूंढना इतना आसान बना दिया। अब पासा पलट चुका था। जहां एडेलिन कभी जैड पर आरोप लगाती थी कि वो उसे मार्क से छिपाकर नहीं रख पाया, वहीं अब वो कड़वा सच कबूल कर रही है। किस्मत के आगे उसकी सच में कोई बस नहीं चली थी। तुम उसे मुझ पर नजर रखने से नहीं रोक सकते थे, एडेलिन ने हल्की फुसफुसाहट में स्वीकार किया। शायद नहीं, लेकिन मैं तुम्हें उसकी नजर के और करीब ले आया। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हें अपना बनाने से तुम बच जाओगी, लेकिन मार्क हमेशा तुम्हें फंसाने वाला था। और हर वो हरामी जो तुम्हारे घर के 1 मील के दायरे में भी आएगा, उसकी गर्दन पर मेरा चाकू होगा। मैंने कभी अच्छा इंसान होने का नाटक नहीं किया, लेकिन मैंने अपने जीने के लिए अपनी खुद की नैतिकता बनाई है। मैं इस पूरी दुनिया के हर उस सनकी इंसान को मारता रहूंगा अगर इसका मतलब यह है कि बच्चों को मरना न पड़े और तुम्हें खतरे में न जीना पड़े। एडेलिन का होंठ कांपा और उसके अंदर जल रही विरोध की पूरी आग एक ही सांस में बाहर निकल गई। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, कोई तर्क नहीं। एडेलिन इस बात को कसकर पकड़े हुए थी कि हर तरह का कत्ल गलत है, लेकिन उसे इस सोच को छोड़ना होगा, क्योंकि जैड सही कह रहा है। चाहे वो उसकी जिंदगी में आता या ना आता, एडेलिन हमेशा खतरे में ही रहती। और वो हर बार उस इंसान के मारे जाने पर गुस्सा नहीं हो सकती जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। अगर यह बात एडेलिन को स्वार्थी बनाती है तो उसे अब कोई परवाह नहीं, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। जैड कहीं नहीं जा रहा, और उस नैतिकता को पकड़े रहना बहुत थका देने वाला है जो उसे सुरक्षित रखने वाली अकेली चीज से ही लड़ती रहती है। एडेलिन उसके चेहरे को देखती है। उसे एक आखिरी सवाल पूछने की जरूरत है। क्या तुमने कभी किसी बेगुनाह इंसान को मारा है? बेगुनाह से तुम्हारा क्या मतलब है? जैड ने सवाल किया। वो इतना करीब झुक आया कि उसकी पुदीने जैसी ठंडी सांसें एडेलिन के ठंडे, भीगे चेहरे को छूने लगी। आर्ची जैसे लोग, जिन्होंने दूसरों को चोट पहुंचाए, लेकिन उनके पास सुधरने का एक मौका हमेशा था, सही ना? एडेलिन ने थूक निकला, जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन जैड और करीब आ गया। उसके होंठ एडेलिन के होंठों से बस कुछ ही सेंटीमीटर दूर थे। एडेलिन के शब्द उसकी जबान पर ही थम गए जबकि जैड ने अपनी जीभ बाहर निकालकर उसके होंठ से पानी की एक बूंद चाट ली। वो छोटा सा स्पर्श साधारण होना चाहिए था, जैसे कोई तितली आपकी उंगली पर आ बैठी हो, लेकिन इसके बजाय यह ऐसा लगा जैसे एडेलिन की रीढ़ की हड्डी से होता हुआ एक बिजली का झटका सीधे उसके वजूद के केंद्र तक पहुंच गया हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए कोई माफी या सुधार की गुंजाइश है? जैड ने फुसफुसाया। उसकी आवाज का स्वर गहरा और पाप से भरा हुआ था। एडेलिन ने अपने होठों को चाटा। शब्दों की तलाश करते हुए उसने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो? जैड के शरीर का बाकी हिस्सा एडेलिन के शरीर में पूरी तरह समा गया, जिससे उसके अंदर आग और बर्फ का एक खतरनाक बवंडर उठने लगा। वो जमी हुई जमीन और जैड के शरीर की जलती हुई गर्मी आपस में टकरा रही थी, जबकि एडेलिन उस बेहोशी से लड़ने की कोशिश कर रही थी जो उसकी इतनी करीबी की वजह से हो रही थी। जैड ने अपने निचले हिस्से को एडेलिन के शरीर से जोर से रगड़ा, जिससे उसकी टांगों के बीच से एक तीखा आनंद उभर आया। बिना सोचे समझे, एडेलिन की पीठ धनुष की तरह मुड़ गई और उसके मुंह से एक करार निकल गई। अगर मेरा सुधार या माफी तुम्हारे अंदर कहीं बसती है, तो मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी तुम्हारे अंदर उसे ढूंढने में बिता दूंगा। जैड ने अपनी कमर को फिर से मोड़ा। एडेलिन के होंठों से एक और बेसाख्ता करार निचोड़ ली। मैं तुम्हारे एक एक इंच को भर दूंगा, एडेलिन, और वक्त के साथ मेरा सुधरना ही तुम्हारी मुक्ति बन जाएगा। जैड के शब्दों ने एडेलिन के अंदर गहरा असर किया। उसकी टांगों के बीच बहती कामोत्तेजना के सैलाब को रोकने का कोई तरीका नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे वो अपने वजूद के एक एक हिस्से को एक चांदी की थाली में सजाकर जैड को सौंपने की तीव्र इच्छा को नहीं रोक सकती थी। वो अभी भी एक स्टॉकर है, एडेलिन। एडेलिन के दिमाग के अंदर की वो छोटी सी आवाज अब बहुत हल्की हो रही थी, इतनी छोटी और नगण्य कि उसके शब्दों में अब कोई ताकत नहीं बची थी। एडेलिन तर्क की उस आवाज से चिढ़ने लगी थी, क्योंकि जो कुछ भी वो जैड के लिए महसूस कर रही थी उसमें कोई तर्क नहीं था। वो ऐसी भावनाएं जगाता था जो समझ और तर्क से परे थी, इतनी मजबूत कि दिमाग की एक छोटी सी आवाज उन्हें दबा नहीं सकती थी। क्या हो अगर मैं न चाहूं कि तुम ऐसा करो? एडेलिन की आवाज बैठ गई, हालांकि उसके शब्द उसकी हरकतों के बिल्कुल उलट थे। उसकी एक टांग जैड की कमर के ऊपर चली गई, उसे और करीब खींचते हुए, जबकि उसका मुंह अभी भी उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था। क्या हो अगर आखिरी चीज जो मैं चाहूं वो तुम्हारा मेरे अंदर होना हो? जैड के होंठ एडेलिन के होंठों को सहलाते हुए उसके गाल से होते हुए उसकी ठुड्डी की रेखा तक पहुंचे। उसने जोर से काटा,
उसके दांतों की चुभन ने एडेलिन के मुंह से एक और करार निकाल दी, क्योंकि दर्द और आनंद एक साथ उसकी नसों में चुभ रहे थे। इस बार जब जेड ने खुद को उससे रगड़ा, तो एडेलिन ने भी उसकी ताल से ताल मिलाई, उसे अपने और करीब पाने के लिए बेताब हो गई। फिर भी वो हार नहीं मान सकती थी, भले ही उसका शरीर पहले ही घुटने टेक चुका था। क्या हो अगर मुझे तुम्हारे मेरे अंदर होने के एहसास से नफरत होने लगे? आखिरकार जेड ने एडेलिन की जकड़ी हुई कलाइयों को छोड़ दिया, उसकी कमीज का कॉलर पकड़ा और उसे फाड़कर 2 टुकड़े कर दिया। एडेलिन की त्वचा पर पड़ती बर्फीली बारिश के क्रूर प्रहार से उसकी चीख निकल गई। उसकी पीठ मुड़ गई, क्योंकि जेड के हाथ उसके पेट पर बहुत बेरहमी से ऊपर की ओर फिरे, जिससे उसकी त्वचा पर बिजली की तरंगें दौड़ने लगी। सिर्फ उसके छुअन से ही एडेलिन पागलपन महसूस कर रही थी। जिंदगी में कभी कुछ इतना कमबख्त हसीन महसूस नहीं हुआ था। और फिर जेड उसकी ब्रा को नोच रहा था, उसकी छाती को नंगा कर रहा था, इससे पहले कि वो कपड़ा भी उसके शरीर से फाड़कर अलग फेंक दिया जाता। तुम्हें उस एहसास से नफरत होगी जब तुम इतनी जोर से चरमसुख पर पहुंचोगी कि तुम्हारा शरीर ढह जाएगा। इससे पहले कि एडेलिन कोई जवाब दे पाती, जेड ने फिर से उसकी ठुड्डी पर काटा, इस बार थोड़ा धीरे से, और फिर नीचे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा। उसका मुंह उसके कान के ठीक नीचे के संवेदनशील हिस्से पर रुका। उसने एक गहरी सांस छोड़ी, और जेड के दांत गड़ने से पहले एडेलिन के पास यही इकलौती चेतावनी थी। एडेलिन जो इकलौता जवाब दे सकती थी, वो थी एक दर्द भरी चीख। उसकी आंखें बंद हो गईं, जेड की जीभ उस जलन को चाट रही थी और उससे एक बेहद तीव्र आनंद निचोड़ रही थी। उसके तीखे काटने के निशान उसकी हंसली से नीचे उतरते गए, जब तक कि उसकी छाती का एक निप्पल जेड के गर्म मुंह में नहीं समा गया। एडेलिन के मुंह से एक घुटती हुई चीख निकली, और उसकी लपकती जीभ के नीचे वो कांप उठी। एडेलिन की पीठ धनुष की तरह मुड़ गई, जबकि वो जेड के बालों को नोच रही थी, उसकी लटों को उतनी ही बेरहमी से खींच रही थी जितनी बेरहमी से वो उसकी छाती को चूस रहा था। आखिरकार जेड के दांतों ने उसे आजाद किया, और एडेलिन ने अपने फेफड़ों से आग की तरह गर्म सांसें बाहर निकालने के लिए एक छोटा सा पल लिया। मैं तुम्हें साबित कर सकती हूं कि मैं खुद को तुमसे कहीं ज्यादा चरमसुख दे सकती हूं। एडेलिन को जेड की मुस्कान महसूस हुई, और उसे ये देखने की जरूरत नहीं थी कि वो मुस्कान कितनी क्रूर थी। जेड ने अपना सिर उठाया, बस इतना कि वो सीधे एडेलिन की आंखों में झांक सके। एडेलिन का दिल बैठ गया, और उसकी अंतरात्मा ने जेड के शब्द बोलने से बहुत पहले ही तबाही को महसूस कर लिया था। क्या तुम ये बात मुझे साबित करने के लिए तैयार हो, नन्ही चुहिया? क्योंकि अगर नहीं, तो मैं तुम्हारे ही शब्द तुम्हें वापस चटवाने वाला हूं।